हाँ तो बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 10 का जो गणित में अध्याय कर रहे हैं वो है 3 दो चर राशियों के रैखिक समीकरण। और दो चर राशियों के रैखिक समीकरण में अभी तक हमने विलोपन विधि को देखा, प्रतिस्थापन विधि को देखा, आलेखी विधि को देखा। अब हम ये चौथी विधि इस मेरे 7वें वीडियो में कर रहा हूँ। इस अध्याय का ये मेरा 7वां वीडियो है जिसमें आज हम वज्र गुणन विधि का अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली रहेगी 3.5 और पेज नंबर है लगभग ये 69 पर है। ये मैंने पहला सवाल लिया है, पहले का दूसरा सवाल, और पेज नंबर है 69। ध्यान दें इसको, पहले का दूसरा सवाल और पेज नंबर 69 पर हम इसको हल करने जा रहे हैं। वज्र गुणन विधि है। अभी आप इधर ना जाएं, केवल इस सवाल को देखें। साधारण सवाल है, इसे हम जानते हैं कि हम इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं और आलेखी से भी हल कर। लेकिन वो वहाँ पर सवाल हमें इस रूप में मिलता था कि 2x + y = 5, ये 5 का पक्षांतर यहाँ होता था, और 3x + 2y = ये 8 यहाँ जाते थे, ऐसा होता। ऐसे सवाल हमें मिलते थे। अब अगर हमें ऐसे सवाल होंगे और वज्र गुणन विधि से करना है तो हम 5 का पक्षांतर कर लेंगे और 8 का पक्षांतर कर लेंगे, मतलब इस रूप में ले आएंगे। कौन से रूप में? a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस रूप में लेके आते हैं जो कि मानक रूप है और वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। जो सरल तरीका है वो मैं पहले वो लगाऊंगा, या जिस तरह से मैं करता हूँ। एक सूत्र विधि भी है और एक तरीका और है जिसे हम वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए अपनाते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ध्यान रखें, इसको तो आप यदि करते विलोपन विधि से तो x के गुणांक बराबर करते तो समीकरण 1 में 3 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, 6 हो जाते। y बराबर करते तो केवल समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते तो सवाल ये हल हो जाता। लेकिन अब हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है तो हम कैसे करते हैं इसको देखें। यहाँ लिख देंगे हम वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन, एक आध सवाल अच्छे से देखो, सारे सवाल समझ में आ जाते हैं विधि से। बड़ी क्लास के बच्चे इसी विधि से हल करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक x बटे लिखेंगे, एक y बटे लिखेंगे। कि डायरेक्ट मेथड है, सूत्र विधि भी नहीं, डायरेक्ट मेथड, ऐसा हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं कि x बटे हमें क्या लिखना है, इसको x को हमने बंद कर लिया, x को बंद किया। यहाँ इसका गुणांक है 1, क्या है 1, तिर्यक गुणा करेंगे, 1 × ऋण 8, क्या लिखा, कोष्टक लगाएंगे नहीं तो चिन्हों की मिस्टेक हो जाएगी। क्या हो गया, 1 × ऋण 8, माइनस का साइन लगाया। अब हम लेंगे ऋण 5 × 2, ऋण 5 × 2, ये x के नीचे आ गया। ध्यान रखना x को लिखना है तो मतलब b1 से शुरू करते हैं, b1 c2 और c1 b2, यही सूत्र में आएगा, b1 c2 - b2 c1। y को अपन को लिखना है y के नीचे, तो अब y के आगे चलेंगे तो आ रहा है ऋण 5 × 3, ऋण 5 × 3 और ऋण 8 × 2, माइनस का साइन बीच में लगता है, 2 × ऋण 8। ठीक है, गलती अगर हो गई चिन्ह की तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक के नीचे क्या लिखा जाएगा, इसको बंद किया, यहाँ पे आ गया 2 × 2, क्या लिखा जाएगा, 2 × 2, माइनस साइन तो लगता है, ये सब में बीच में माइनस लगता है, -3 × 1। अगले सवालों में आपको सरल हो जाएगा। इस तरह से ये अंक लिखे जाएंगे। ध्यान देना, जब x को लिख रहे हैं तो y का गुणांक 1 × ऋण 8, तिर्यक गुणा, ऐसा। जब y को लिख रहे हैं तो इधर से शुरू करते हैं, है ना, ऋण 5 × 3, 2 × ऋण 8। जब 1 के नीचे लिख रहे हैं तो शुरू कहाँ से होगा, 2 × 2, 2 × 2 -3 × 1। ठीक है, 1-2 सवाल के बाद प्रैक्टिस हो जाती है, शुरू में थोड़ा कठिन लगता है। समतुल्य का निशान लगाया, x बटे ऋण 8 कितना, ऋण 1 × ये कितना हो जाएगा, ऋण 8। ये 5 दूनी 10 ऋण के, लेकिन अगेन फिर से तो ये धन के 10 हो जाएंगे। चिन्हों का ध्यान रखना, 5 दूनी 10 ऋण के, फिर से ऋण तो धन का 10 हो जाएगा। y बटे कितना होगा, ऋण के 15, 5 3 15, और 8 दूनी 16 ऋण के, फिर से धन के तो धन 16। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 दूनी
4 माइनस 3 एकम 3। और आगे चले, और आगे जाने पर हमें मिला x बटे 2। 10 में से 8 गए कितने बचे? 2। y बटे कितना बचा? 16 में से 15 गए तो बचे 1। सवाल यहाँ जाके लगभग हल हो गया। कैसे हल हो गया? जब हमें x का मान निकालना है तो हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, और जब y का मान निकालना है तो इन दोनों, मतलब इसको एक बार x के बराबर रखते हैं और एक बार y के। हमारे पास जगह कम, यहाँ लिखते हैं x के मान के लिए। नीचे लिखना आप x के मान के लिए। क्या हो जाएगा? x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 मतलब 1, इसलिए x बराबर आ गया 2। x बराबर कितना आ गया? 2। और y के मान के लिए, y के मान के लिए इन दोनों को बराबर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर y बटा 1 बटे 1 बटा 1 मतलब y बराबर 1। इस तरह से ये वज्रगुणन विधि है। एक ही सवाल को मैं कई तरह से बता रहा हूँ। कौन सी विधि है? ये वज्रगुणन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, साहब ये कठिन लग रहा है, कठिन लग रहा है तो साहब सूत्र याद रख लो। सूत्र डायरेक्ट x का होता है आपको b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, और y का मान होता है c1 a2 माइनस c2 a1 बटे a1 b2 माइनस। अच्छा, ये x का मान ये क्यों आया? देखो x का मान निकाल रहे हैं तो क्या लिख रहे हो? b1 c2 माइनस b2 c1, तो वही रहा ना जो यहाँ पे लिखा गया था। और बटे में क्या आता है? बटे में आता है a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह दोनों में बटे में तो सेम आता है, लेकिन जब y का निकालते हैं, y का निकाल रहे हो तो क्या लिख रहे हो आप? c1, ये क्या है? c1 a2 माइनस a1 c2, या c2 a1 आगे पीछे हो जाता है। अब जब बच्चों ने ये सूत्र याद रख लिया, ये रटने वाले बच्चों का होता है काम। होशियार बच्चे इस विधि से करते हैं और जो रटने वाले बच्चे हैं वो इससे करते हैं। उन्होंने कहा साहब निकाल लो साहब, a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -8। इससे हमने a1 b1 c1 ये हमने छांट ली। अब हमारे पास सूत्र बच्चों को याद है कि x का मान होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1, और y का मान होता है c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये दोनों सूत्र याद थे, तो अब उन्होंने इसमें मान जमा लिया। b1 c2, b1 कहाँ है? उठा के रख दिया 1, c2 कहाँ है? -8, ये रख दिया। ऋण b2 का मान कितना है? 2, c1 का मान कितना है? -5, ये जमा दिया। यही मान यहाँ आता है, अंतर नहीं है कुछ, ये मान इसके ऊपर पहुंच जाएगा। ये जो मान है वो मान काय का है? वो a1 b2 माइनस a2 b1 का है, और ये मान काय का होता है? b1 c2 माइनस b2। वही सूत्र विधि है, लेकिन ये हम डायरेक्ट बिना सूत्र के करते हैं। नीचे वही आया a1 b2, a1 मतलब 2, b2 का मान 2, 2 गुणित 2 ये मान हो गया, माइनस a2 b1, a2 का मान a2 b1, तो a2 क्या है? 3, और b1 कितना है? 1, 3 गुणित 1 हो गया। इस तरह से हल रखा तो वही ऋण 8 बटे आ गया, ऋण 8 धन 10 बटे 4 ऋण 3 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये सूत्र में मान रख के भी निकल आता है। आपको जौन सी विधि अच्छी लगे उससे कर सकते हो। एक और किताबों में तीसरी विधि दी गई, मैं वो भी बताऊँगा। उसमें क्या करते हैं कि बात यही रहती है, लेकिन देखो मैं तो सारे सवाल आपको इस तरीके से समझाऊंगा। आपको जैसे अच्छे लगे आप इस विधि से भी कर सकते हैं, सूत्र विधि से, या कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखते हैं। ये तो आप उतार लेना सवाल को। सवाल में कभी कभी दूसरी तरीके से भी करते हैं, जो उदाहरणों में भी दिया है, आगे भी दिया है। वो क्या करते हैं, बात वही है जो मैंने अभी किया। वो लिखते हैं x, y और 1। यहाँ x जब आता है तो इधर लिखते हैं b1 b2, यहाँ लिखते हैं c1 c2, यहाँ लिखते हैं a1 a2, और यहाँ लिखते हैं b1 b2। ऐसा लिखा जाता है, ये ध्यान रखना पड़े। इसका पहले गुणा, फिर इसका गुणा माइनस, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका। तो x के नीचे क्या आ गया? x के नीचे क्या आ गया? b1 c2, वही बात, b1 c2 आएगा, माइनस क्या आएगा? b2 c1,
B2 C1, बाई के नीचे क्या आया C1 A2, ये आगे पीछे हो सकते हैं, C1 A2 या A2 C1 कुछ भी कह सकते हो, माइनस क्या आ गया C2 A1, और एक के नीचे क्या आएगा A1 B2 माइनस A2 B1, वही सूत्र बन गया जो अभी मैंने लिखा था। तो ये तरीका भी है, तीसरा तरीका है, ऐसे भी करा जाता है, लेकिन सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं तो आप इसमें ना पढ़ें, मैं जिस तरह से करा रहा हूँ। फिर भी आपको सूत्र विधि अच्छी लगती है तो सूत्र याद रख लेना, एक्स वाई के डायरेक्ट एक्स वाई के सूत्र से करने के लिए अपन को A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालने होंगे, डायरेक्ट सूत्र में मान रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। चले अगला सवाल लेते हैं, और भी सवाल मैं इसके कुछ बताऊंगा आपको अलग अलग विधियों से। इसको चाहें तो हम विलोपन से भी कर सकते हैं, सवाल को प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, आलेखी विधि से भी हल कर सकते हैं, किसी भी सवाल को किसी भी विधि से हल किया जा सकता है। अब हम लेते हैं अगला सवाल, अगला नहीं अब पहले ही सवाल ले लूँ। प्रश्नावली 3.5 है ये, और 3.5 को हम हल कर रहे हैं। 3.5 का पहला सवाल है x माइनस 3y x माइनस 3y ऋण 3, x माइनस 3y ऋण 3 बराबर 0। फिर लिखा हुआ है 3x ऋण 9y ऋण 3x ऋण 3y ऋण 2 बराबर 0। ये पहले का पहला सवाल है, और पेज नंबर है आपका 69। सवाल की इबारत में पहले लिखा हुआ है यदि सवालों के अद्वितीय हल हों तो ही हल करें, अन्यथा हल ना करें। अद्वितीय हल है तो ही कर पाएंगे, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो इसका तो कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम पहले निकाल लेंगे A1 बराबर 1, B1 बराबर ऋण 3 और C1 बराबर भी ऋण 3, C1 बराबर भी ऋण 3। जब A1 B1 C1 छांट लिया, अब हम आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि A2 B2 C2 क्या है। A2 कितना है 3, B2 कितना है ऋण 9 और C2 कितना है ऋण 2। ये हमने जब छांट लिया, तो छांटने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या A1 बटे A2 का मान कितना आ रहा है, तो 1/3 आ रहा है। B1 बटे B2 का मान कितना आ रहा है ऋण 3 बटे ऋण 9, कट के ये भी 1/3 हो गया क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। और C1 बटे C2 क्या आ रहा है ऋण 3 बटा ऋण 2 बराबर 3/2। तो क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हम, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब इसको आगे नहीं करना, इसको हम किसी भी विधि से हल नहीं कर सकते अब, अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा, बस यहीं छोड़ देना है, निकाय का कोई हल नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने पहले लिखा है, पहले देख लें कि निकाय के अद्वितीय हल हैं तो सवाल हल करना, अन्यथा मत करना। तो ये पहला सवाल, इसके तो हल होने ही नहीं है। ऐसे ही एक और सवाल है, कौन सा है, तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में भी हमें पता है, तीसरे सवाल का देखो, तीसरे सवाल को देखते हैं हम। तो जिन सवालों के हल होना है केवल हमें उन्हें ही वज्र गुणन विधि से हल करना है, अन्यथा हमें हल नहीं करना है। तीसरे सवाल में लिखा है 3x ऋण 5y बराबर 20। तीसरा सवाल 3x ऋण 5y बराबर 20 और 6, इसको बराबर 20 है तो इसको माइनस यहाँ ले आएंगे, इस रूप में ही लिखते हैं बराबर 0, बाएं तरफ ले आते हैं। 6x ऋण 10y ऋण 40, 6x ऋण 10y ऋण 40 बराबर 0। छाटा हमने, A1 बराबर 3, B1 बराबर ऋण 5 और C1 बराबर ऋण 20, A2 बराबर 6 और B2 बराबर ऋण 10
और C2 बराबर -40। यहाँ हम देख रहे हैं कि A1/A2 जब आप निकालोगे तो आएगा 3/6 बराबर 1/2। कितना आ गया? 1/2। अगर आप B1/B2 निकाल रहे होते तो क्या आता? -5/10। ऋण से ऋण घटता, 5 दूनी 10, 1/2 भी है। इसी तरह C1/C2 में क्या निकल रहा है? -20/40 बराबर 1/2। क्या लिखेंगे आप इसमें? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। अतः निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, इसको भी हमें हल नहीं करना। तो हल कौन से होंगे बीजगुणन विधि से? जिनके अद्वितीय हल हैं। जिनके कैसे हैं? अद्वितीय हल हैं। लिख देना इसको भी नीचे जाके, निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। बस खत्म बात। इसके बाद हमें इस सवाल को नहीं करना। अब बात चल रही है कि कौन से सवाल हल होंगे। तो सवाल वही हल होंगे जिनके अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल वाला सवाल कौन सा है? चौथा सवाल, जिसको हम देखते हैं। चौथे सवाल में है x - 3y - 7। x - 3y - 7। 7 को हम बाएं तरफ ले आए, ध्यान रखना। और यही है, बाएं तरफ ही दिया है। 3x - 3y - 15। 3x - 3y - 15 बराबर 0। ये है चौथा सवाल, पेज नंबर 69, पहले का चौथा। अब हमने देखा इसका मान है 1/3 और इसका मान है 1। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। पहले ही देख लेते हैं, फिर हल करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि निकाय के अद्वितीय हल हैं। निकाय के अद्वितीय हल हैं तो उन्हें हम बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो हमने देखा। अब वो सवाल ध्यान से देखना बेटा। कुछ सवाल हम आपको बहुत से बताएंगे इसके। x बटे क्या लिखते हो, y बटे क्या लिखते हैं और 1 बटे क्या लिखते हैं। यहाँ लिख देना बीजगुणन विधि से। बड़ी सरल विधि है, जिनको प्रैक्टिस हो जाता है तो विलोपन विधि भी नहीं करते, वो इसी विधि से हल करते हैं। x के नीचे क्या लिखेंगे हम? बस ध्यान रखना चिन्हों का चिन्ह गलत ना हो। x के नीचे हमें लिखना है -3 गुणित -15। -3 गुणित -15। ध्यान रहा, x बंद करना है तो यहां से शुरू करते हैं, यहां से नहीं। ये माइनस का साइन लगाते ही हैं। -3, चाहे ऋण 7 पहले लिख लो, -3, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सॉरी, ये आएगा कितना? -3 गुणित -7। अब y के नीचे क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। सबसे जल्दी सवाल हल होता है ये। y के नीचे क्या होगा? सबसे पहले -7, फिर गुणित -3। -7 गुणित -3 माइनस, इधर कुछ नहीं तो 1 गुणित -15। 1 गुणित -15। 1 के नीचे क्या आएगा? 1 के नीचे 1 गुणित -3। 1 गुणित, ये कोष्टक लगाना जरूरी है, कोष्टक मत भूल जाना कहीं, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से गलत हो जाती है, इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। माइनस 1 ऋण 3 और 3 गुणित -3, -3 गुणित -3। बस सवाल हल हो जाता है। बस यहां तक आ गए तो सवाल हल हो गया। मतलब अगली स्टेप में हम गए। x बटे 15 × 45 धन के, कैसे? फिर माइनस, ये माइनस है, 30 × 21, ये धन का हो गया, इसलिए -21। 30 × 21 ऋण के, ऋण धन, अगेन माइनस है, 3 माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। y बटे कितना होगा? 7 × 21 माइनस के, और ये होंगे कितने? 15 × 15 ऋण के, तो ये धन के 15 हो जाएंगे, बराबर 1 बटे माइनस के 3 और 3 × 9 प्लस के 9। चिन्हों की गलती ना हो, अगर चिन्हों की गलती हुई तो सवाल गलत हो जाएगा। आगे चले। x बराबर 24, 45 में से 24, और y बटे कितना होगा? ऋण के 6 और 1 बटे कितना होगा? 9 में से 3 गया तो धन के 6। अब बस x का मान निकालना है तो इन दोनों को रख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x चाहे तो लिख लें 2 बार, ऐसे इसको ऐसे लिखा जाता है फिर जब हम आगे हल करते हैं। x के मान के लिए, अब यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या लिखते हैं? x के मान के लिए, x के मान के लिए, x के मान के लिए मतलब क्या लिखा जाता है? x बटे 24 को काय के बराबर रखते हैं, इसको अभी भूल गए, 1 बटे 6 के,
इससे x का मान निकलता है। 24 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 24/6, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये उत्तर आ गया। और फिर लिखते हैं हम y के मान के लिए, y के मान के लिए, तो y के मान के लिए हम क्या क्या लेते हैं? ये दोनों, इन दोनों को, y/6, y/6 बराबर 1/6। जब x का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर किया, y का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर किया। इस तरह से मान निकलते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर -6/6, इसलिए y बराबर हो जाएगा 1। समझ में आया? ये है वज्र गुणन विधि, बड़ी सरल विधि है। इसको हमें हल करना है, आसानी से हल हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं जाएगी आपको वज्र गुणन विधि में। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगी। अब हम कुछ और सवाल लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ कोई अलग सवाल से लेता हूँ। चलिए ये वाला सवाल लेता हूँ, पेज नंबर 59। चलिए, वज्र गुणन विधि समझाने के लिए और सवाल लेता हूँ मैं। अभी तो आपको ये 4 करने ही हैं, 4 सवाल तो ये हैं। इसके साथ और जितने भी आपको वज्र गुणन के सवाल आने लगें तो उनको हल करना। एक आध सवाल और ले रहा हूँ मैं इसका, कहीं दिया है। मान लो प्रश्नावली 3.3 का पहले का पहला पेज नंबर 59 प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज। वहाँ लिखा हुआ था x + y बराबर 14, x + y बराबर 14, तो हमने कर दिया -14 बराबर 0। और फिर लिखा था x - y - 4, x - y - 4 बराबर 4 था, तो उसको पक्ष में। अब बहुत जल्दी सवाल करते हैं अपन, ठीक है ना। आप बताना x के बटे क्या लिखेंगे, y के बटे क्या लिखेंगे और 1 के बटे क्या लिखेंगे। यहाँ बीच में डाल देना वज्र गुणन विधि से लिख देते हैं। वज्र गुणन ये लिखना जरूरी है विधि से। चलिए 1 के नीचे क्या आएगा? 1 × -4, 1 × -4, माइनस का साइन लगा दिया। 1 × -4 माइनस का 1 गुणित -14। y के नीचे क्या आएगा? y के नीचे यहाँ लेना है -14 × 1, -14 गुणित धन का 1, माइनस क्या आएगा? -4 × 1, -4 × 1। 1 के नीचे क्या आएगा? 1 × -1, 1 गुणित माइनस 1 × -1 और 1 गुणित 1, ठीक है। अब और आगे चले हम जल्दी से। तो x बटे कितना हो गया? -4। यहाँ कितना हो जाएगा? ऋण के धन, ऋण का 14 × 14 धन का हो गया, फिर अगेन -14। y के नीचे कितना हो जाएगा? -14 और धन के 4, ऋण 4 है तो ये धन के 4 हो जाएंगे। और ये साधारण गुणा है, ये -1 और ये -1। इस तरह से हम चले तो हमारे पास क्या बचा? x बटे -18, y बटे -10 और 1 बटे -2। अब हमने इनका कंपेरिजन किया तो x बराबर आ जाएगा 18, ऊपर पहुंच जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? 9। ऋण से ऋण कटेगा, 9 दूनी 18। और y को जब ऊपर ले जाएंगे तो y, इन दोनों को जब निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10/2, मतलब y बराबर 5। इसमें मान रख के देख लो, x बराबर 9, 9 5 14 होते हैं, तो उत्तर सही है। तो ये सवाल है वज्र गुणन विधि के। आगे भी इसको हम और करेंगे और सवाल भी आपको बताएंगे। तो वज्र गुणन विधि अपने आप में एक सरल और छोटी विधि होती है और घबराना नहीं, प्रैक्टिस से आती, एकदम से नहीं आ जाती। कुछ बच्चे हमसे फ़ोन लगा के कहने लगते हैं सर ये विधि समझ में नहीं आ रही। धीरे धीरे आएगी, थोड़ा सा अलग हटके है इसलिए थोड़ा कठिन लगेगी। एक आध सवाल और लिए लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल लेता हूं मैं अब पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 पे, एग्जाम्पल 11। ये सब फेयर में करना है आपको। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर 60। ये इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ वज्र गुणन विधि के कम सवाल दिए हैं। कम सवाल दिए इसलिए कहीं के भी सवाल उठा के कोई भी सवाल आप वज्र गुणन विधि से हल करके देखना, आपसे बनते हैं या नहीं बनते।
ये सवाल है 2 व्यक्तियों की आय वाला, और समीकरण लिख लेता हूं मैं 9x ऋण 4y, 9x ऋण 4y माइनस 2000। यहां जाके देखना 60 नंबर पेज पे उदाहरण 11 बराबर 0। ये बराबर 2000 लिखे थे तो माइनस के 2000 कर लिए, अपन मानक रूप में लिखा जाता है। 7x ऋण 3y, 7x ऋण 3y ऋण 2000 बराबर 0। मान लो ये बड़ा सा सवाल था, हमें विलोपन विधि में दिक्कत जा रही थी, प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत जा रही थी, तो हम इससे हल करने की कोशिश करेंगे और कैसे हल होगा देखते हैं। अब देखिए x के नीचे क्या आएगा, थोड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, y के नीचे क्या आएगा और 1 के नीचे क्या आएगा। अब तक आपको समझ में आएगा। x के नीचे जब लिखना है ऋण 4 गुणित ऋण 2000, ऋण 4 गुणित, चिन्हों की गलती मत कर देना, बार बार समझा रहे हैं। ऋण 4 गुणित ऋण 2000, ऋण का निशान लगता है। ऋण 3 गुणित ऋण 2000, ऋण 3 गुणित ऋण 2000, ठीक। y के नीचे क्या आएगा, 7 गुणित ऋण 2000, 7 गुणित ऋण 2000, 2000 गुणित 7, या 7 पहले लिख लेते हैं, माइनस 9 गुणित ऋण 2000, ऋण 2000 बराबर में क्या आ रहा है अपने पास, 9 गुणित ऋण 3, 9 गुणित ऋण 3 माइनस का साइन, 7 गुणित ऋण 4, 7 गुणित ऋण 4। ये सवाल बस इतना अगर हो जाता है तो हम सवाल हल करने की स्थिति में, आंसर की स्थिति में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। ऋण ऋण का गुणा धन, 4 दूनी 8000 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस का प्लस 6000, प्लस का 6000, 2 3 6, और फिर से प्लस का हो जाएगा तो 8 और 6 14000 हो जाएंगे। लेकिन ये माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस पर, ये माइनस का है कि प्लस का है, ये देखो ऋण 4, हाँ ये माइनस का साइन है, ये क्या है माइनस, देखो यहीं से गलती हो जाती है, -3। जब ये देख रहे हैं -3 माइनस 4000, तो ये हो जाएगा आपका अगेन माइनस, ऋण ऋण का गुणा धन, फिर से माइनस। y बटे कितना होगा, ऋण 7 दूनी 14000, 7 दूनी 14000, और ये ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 9 दूनी 18000। ये बड़ी संख्या है इसलिए गुणा में थोड़ी सी गलती कहीं हो सकती है, सावधानी से करना। 9 तिया 27, ऋण के 27 और धन के 28। अब हमारे पास क्या बचा, x बटे 2000, y बटे 4000, 18 में 14 गए तो कितने बचे, 4000, और 1 बटे 1। इस तरह से हमारे पास अब उत्तर आ गया। x बराबर आ जाएगा 2000। जब हमें x का मान निकालना है तो इन दोनों को बराबर रखा, y का मान निकालना है तो इन दोनों को, तो लिखते हैं x के मान के लिए, x के मान के लिए x बटा 2000 बराबर 1 बटा 1। इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को, पहला 1 वाले से उत्तर निकाला जाता है 1, इसलिए x बराबर 2000। और y के मान के लिए क्या करते, y के मान के लिए इन दोनों को बराबर रखते, y बटे 4000 बराबर 1 बटा 1, इसलिए y बराबर 4000। इस तरह से ये बीजगुणन विधि है, और सवाल करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। चलिए, तो इस बीजगुणन विधि को हल करना है, हमें समझना है, और कहीं के भी सवाल उठा लेना आप, चाहे वो 3.1 के हों, 3.2 के हों, और बीजगुणन विधि से उत्तर निकालने की कोशिश करना। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का अभ्यास करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। एक सवाल और इसमें से है, इम्पॉर्टेंट है, मैं वो देखना हूँ, उसको आपको बता देता हूँ, वो भी हमें अभी करना है। वो है उदाहरण 15, पेज नंबर 68, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल 15, पेज नंबर 68 दिया है कि 4x + py + 8 परीक्षा में आ चुका है जी।
पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इस कह रहे हैं कि इसके सभी अद्वितीय हल हैं। कैसे हैं? अद्वितीय हल हैं, तो p का मान निकालो। अद्वितीय हल, पहले तो आप एक काम करो, जब भी इस तरह के सवाल होंगे, 2-4 सवाल हैं, तो a1 छांटना, a1 बराबर 4, b1 बराबर p और c1 बराबर 8, a2 बराबर 2, b2 बराबर भी 2 और c2 बराबर भी 2। अब जब कह रहे हैं कि अद्वितीय हल हैं, इस निकाय के कैसे हल हैं? अद्वितीय। उन्होंने दे दिया, ये p का मान अज्ञात है, इसलिए वही तो निकालना है। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, वो हम जमा लेंगे। होने की शर्त, अद्वितीय हल होने की शर्त होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। इस शर्त से p का मान निकलेगा। इस सवाल में क्या दिया था कि ये एक निकाय है, इसके अद्वितीय हल है, तो p का मान ज्ञात करिए। हो सकता था दे देते इसके कोई हल नहीं है, तो p का मान निकालो। हो सकता है दे देते कि इस निकाय के अनंततः अनेक हल हैं, तो p का मान निकाल। अद्वितीय हल की है तो अद्वितीय हल की शर्त लगाएंगे, कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं होने की शर्त लगाते। अनंततः अनेक हल नहीं होने के 3-4 सवाल हैं इस तरह के ना, आपको सब करना है। मान रखा a1 बटा a2 4 बटा 2, कितना रख दिया? 4 बटा 2 बराबर नहीं है p बटा 2 के, p बटा 2 के। इससे हमारा p का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा? तिर्यक गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 गुणित p मतलब 2p, चिन्ह वही लगेगा, बराबर नहीं, 4 दूनी 8, 2p बराबर 8, इसलिए p बराबर नहीं है 8 बटे 2। काम वैसे चलता है जैसे बराबर जैसा काम बराबर नहीं में भी चलता है, इसलिए p बराबर नहीं है 4, 2 चौको 8। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये सवाल आता है, ये सवाल आ चुके हैं, इसी को मैं बता रहा हूँ। इसका आपको, इसके जस्ट बाद आपको करना है उदाहरण 16, एग्जाम्पल 16 भी अभी कर लेना है। उसमें शर्त क्या लिखी हुई है? अनंततः अनेक हल हैं। कौन सी लिखी है? अनंततः। तो यहाँ जो शर्त अभी अद्वितीय हल की लगाई थी, वो अनंततः अनेक हल की लगाएंगे। तो ये 15-16 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी वीडियो के साथ आपको हल करना है। फिर हम आगे चलेंगे। ऐसे कुछ सवाल प्रश्नावलियों में भी हैं, उसको भी मैं आपको हल करके बता देता हूँ। एक सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल, दूसरे में 2 सवाल दिए, इस तरह से कुल सवाल हैं। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, दूसरे का पहला दूसरा जो हम p या k का मान निकालते हैं। समय कम है इसलिए मैं दूसरे का दूसरा बता रहा हूँ, पहला आपके लिए छोड़ दूंगा। दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, और पेज नंबर ये पड़ रहा है 70 पे। सवाल लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है। सवाल है 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0, 2k माइनस 1, x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। ये सवाल दिया है और शर्त दी है कोई हल नहीं है। शर्त क्या दी गई है? कोई हल नहीं है। पहले इसको एक काम करना पड़ेगा, हमें ये फॉर्म बदलना पड़ेगी। ये तो -1 दिया है, इसको भी हम यहाँ ला के -1 बराबर 0 कर देते हैं। हमने छांटा a1 बराबर 3, b1 बराबर दिया है 1 और c1 बराबर दिया है -1। ये सब आपको बहुत सरल सवाल लगने लगेंगे। a2 बराबर 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, b2 बराबर क्या दिया है? k माइनस 1, और c2 बराबर क्या दिया है? -2k प्लस 1। अभी कोष्टक मत खोलना। शर्त क्या दी है? कोई हल नहीं है, कोई हल ना होने की शर्त लगाई जाएगी। पिछले सवाल में भी बताया था अद्वितीय हल होने, कोई हल ना होने की शर्त। क्या है कोई हल ना होने की शर्त? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 नहीं। तो इस तरह से मान जमाएंगे हम, और इन दोनों से जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। a1 बटा a2 बराबर कितना होगा? 3 बटे 2k माइनस 1। a1 बटा a2 3 बटे 2k माइनस 1।
b1/b2 का मतलब कितना है 1/k-1। c1/c2 का मतलब है -1/-2k+1, माइनस से माइनस। ये बराबर नहीं, ये कैसे हैं बराबर नहीं। इन दोनों से हल करके हम k का मान निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। हल करें इनको, हमारे पास हो गया तिर्यक गुणा। क्या हो गया तिर्यक गुणा, 3 का गुणा होगा इसमें, 3 गुणित k-1, 3 गुणित k-1 और 1 गुणित 2k-1, 1 गुणित 2k-1, 3k-3, 3 का गुणा दोनों में हुआ और 2k-1, इसका पक्षांतर इधर, इसका पक्षांतर इधर, तो 3k-2k-1 + 3, तो 2k में से 2k गए तो बचा k और 3 में से गया तो बचा 2, k = 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरे का पहला आपको करना है, या इसको नहीं तो मैं फिर हल करके डाल दूंगा, बड़ा सा सवाल है इसी टाइप का। तो ये 4 सवाल हैं, चारों सवाल आपको हल करना है। अब साथ में बीजगुणन विधि से एक सवाल और करना है, उसको भी आप देख लें कौन सा हमें करना है बीजगुणन विधि से। वो है होमवर्क के लिए आपको इसी के साथ दे रहा हूं, वो है तीसरा सवाल। कौन सा सवाल? तीसरा सवाल। तीसरा सवाल पेज नंबर 70। सवाल दिया है 8x धन 5y ऋण 9 = 0। ये 9 इधर था तो हमने यहाँ ला के कर दिया है इसको, और 3x धन 2y ऋण 4 = 0। बीजगुणन विधि से हल करना है आपको। उन्होंने कहा कौन सी विधि सरल रखी, बीजगुणन विधि से हल करो। आप इसको विलोपन से भी कर सकते थे, प्रतिस्थापन से भी कर सकते थे। विलोपन से करते तो इसमें हम 2 का गुणा करते, इसमें 5 का, 10y 10y बराबर होते, 10y से कट जाते, या x बराबर करते तो इसमें 3 का गुणा और इसमें 8 का गुणा। और प्रतिस्थापन से कर रहे होते तो y को बाएं तरफ रखते, x और 9 को वहाँ ले जाते, बटे में करते, तो प्रतिस्थापन थोड़ी सी कठिन हो जाती। आलेखी विधि से भी ये सवाल हो जाता। ये आपका होमवर्क है। तो ये बीजगुणन विधि का पहला वीडियो, इसके बाद वाले एक वीडियो में मैं आपको इबारती सवाल बताऊंगा। चलिए इसको करते रहें, बीजगुणन विधि को समझें, साथ ही साथ और जितने सवाल आपको अच्छे लगते हैं पुरानी प्रश्नावलियों के, कोई भी सवाल बीजगुणन विधि से हल करके 2-4 सवालों की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगला वीडियो देखते रहें, ये देखें, इसके बाद में अगला वीडियो एक और आपको बनाऊँगा।